स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अपने को क्या बोला था, आपने बोला था x रेज टू n dx इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n dx का होता है x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 जनरल प्रोसेस होता है। और किसी भी कांस्टेंट का x रेज टू 0 dx का क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। यानी अगर आपको dx दिया हुआ है तो dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, dz का इंटीग्रेशन होता है z। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, -2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, -3 बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2, -4 बाहर आ गया, dz का इंटीग्रेशन कितना होगा z, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 3। आपको याद रखना बच्चों, बहुत लोग ये गलती करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे उसमें से माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो -2 इंटू 1 माइनस 0, -3 इंटू 2 माइनस 0, -4 इंटू 3 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -2, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा, एक मिनट, -6, ये -6 हो जाएगा, 3 टू 6, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, -12। सो ओवरऑल वैल्यू विल बी -20 वोल्ट। समझ में आया क्या सबको, ये डेल्टा V का वैल्यू कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट। बच्चा लोग ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? हाँ सर। चलिए, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग इजीली कर सकते हैं। और आपको क्या करना है बच्चों, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस अब इस पे करना चालू कर देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब अपना खत्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगा, वो वाला मैं आपको किताब भेजा हूं ना जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ सर। हाँ, तो उस वाले बुक को बनाना चालू कर दीजिए, बनाया कीजिए, हर एक चैप्टर का बनाया कीजिए उसमें। अब तो अपना नीट का डेट भी आ गया है, ठीक है, तो अपने को पूरा ही एफर्ट लगाना है, वर्क करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें लिखिएगा the locus of all points which have same potential, locus of all points, locus of all points which have same potential, which have same potential is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस उन सभी पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जहां का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज है, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, k/q/r। इससे r डिस्टेंस पे इधर जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, r डिस्टेंस पे यहाँ पे भी गए हैं तो k/q/r। इससे r डिस्टेंस पे इधर आइएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा k/q/r। तो इन सभी पॉइंट्स जो आप ज्वाइन कर दीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को जो आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिल रहा है, स्फेरिकल। समझ में आ रहा है सबको ये, हाँ या ना? पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल रहेगा। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा स्टार लगा करके। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in direction of electric field potential decreases at maximum rate. In direction of electric field, in direction of electric field potential decreases at maximum rate, potential decreases at maximum rate, and in direction perpendicular to electric field, and in direction perpendicular to electric field potential remain constant,
and in direction perpendicular to electric field potential remain constant। यानी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो V at A will be greater than V at B, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, कम होते जाएगा, घटते जाएगा। एवरीवन, हाँ ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। और एक बार देखिए आपको याद रखना है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज एट मैक्सिमम रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आप चलिएगा ना बच्चों, तो पोटेंशियल बहुत तेजी से गिरता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ये वाला डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये दो पॉइंट हम लोग कहाँ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर लिए हैं। तो ये पॉइंट यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और आगे चलेगा तो बी पॉइंट मिला, तो बी पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर जाता है। अगर आप सी पॉइंट पे जाइएगा तो सी का पोटेंशियल बी से भी कम होगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी एंड वी ए इज लेस देन वी बी। ऑप्शन बी है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी एंड वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ऑप्शन सी, ई ए is less than EB and VA is greater than VB. Option D, EA is less than EB and VA is less than VB। चलिए बताइए आप लोग के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी या बी या डी? सी। सी सी है सर। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन बी बहुत सर ऑप्शन चमका रहा है, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। अभिज्ञान का जो ऑप्शन बी बहुत बढ़िया सर है। चलिए ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन है। बी सर। मैं आपको बताया था ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि आप यूनिट एरिया सेलेक्ट कीजिए और अगर उस यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से मालूम चलता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मान लो हमने ये इतना का यूनिट एरिया सिलेक्ट किया और उतना ही का यूनिट एरिया हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, तो उतना ही एरिया से बच्चों यहाँ पे पॉइंट ए के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, पॉइंट बी के पास बस 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है। मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। तो ईए इज ग्रेटर देन ईबी। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ईए शुड बी ग्रेटर देन ईबी। या तो ऑप्शन ए सही होगा, नहीं तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अपने को बच्चों ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल ज्यादा कम होगा, तो VA विल बी ग्रेटर देन AB। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरीवन हाँ या ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों आगे चल रहा है। हाँ। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी तुम सही हो। एक मिनट वेट कर जाओ, तुम क्लियर हो जाओ और तुम सही हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसा है, वही चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी। ऑप्शन ए बोल रहा है EA इज ग्रेटर देन EB एंड VA इज ग्रेटर देन VB। ऑप्शन बी बोल रहा है EA इज ग्रेटर देन EB एंड VA इज लेस देन VB। ऑप्शन सी बोल रहा है EA is less than EB and VA is less than VB। ऑप्शन डी बोल रहा है EA is less than EB and VA is greater than VB। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। चलिए चेक कर लेते हैं। BB। जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगे पर यूनिट एरिया, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे यूनिट एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं,
जबकि यहाँ पे यूनिट एरिया में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, मतलब EA ग्रेटर देन EB होगा, इतना तो कंफर्म है। एवरीवन हाँ या ना? ये और भी में से कोई होगा? अब इसके आगे चलते हैं। अपने को मालूम है बच्चों कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इस बार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरीवन हाँ या ना? क्लियर? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे चलते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? चलिए No, sir. लिखते हैं। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। नेक्स्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। Always perpendicular to equipotential surface. Electric line of forces are always perpendicular to equipotential surface. ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं बच्चों हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब देख लीजिए, अगर ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, तो इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस हम लोग बनाएंगे, दिस विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी कैसा रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है ये सभी को? हाँ या ना? हाँ सर। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, on moving any charge on equipotential surface, net work done will be zero। बच्चों खुद को म्यूट कर लीजिए जिनके अनुमान जा रहा है। on moving any charge on equipotential surface, net work done will be zero। किसी भी चार्ज को बच्चों हम लोग अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। नोट कर लीजिए पॉइंट। वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। मान लीजिए यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी मानते हैं। बच्चे नोट कर लीजिए जिनके अनुमान जा रही है। सर अच्छे से कुछ नहीं दे रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो मान लीजिए ए का पोटेंशियल कितना है? v है, तो बी का पोटेंशियल भी v ही होगा, क्योंकि ये क्या है? यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब va इक्वल टू वी अगर हो गया तो डेल्टा v कितना होगा? डेल्टा v इक्वल टू v माइनस v कितना हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क इक्वल टू कितना होता है? q डेल्टा v होता है। तो q इंटू जीरो कर देंगे तो वर्क का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम चार्ज को जब मूव करेंगे तो नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एवरीवन हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। फॉर पॉइंट चार्ज अगर मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। दूसरा, अगर बात करेंगे लाइन चार्ज के लिए, और लाइन चार्ज जैसे वायर हो गया, तो लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड अगर बच्चों थर्ड, इफ सोर्स ऑफ इफ चार्ज इज वेरी फार इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, देन उस सिचुएशन में प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। क्योंकि अगर बहुत दूर चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और उस सिचुएशन में कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा? तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो इन दिस सिचुएशन लिख लीजिएगा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके एवरीवन हाँ या ना? क्लियर है ये?
अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि ये है बच्चों y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस, ठीक है। एंड कुछ प्लेन है जो कि xz प्लेन के पैरेलल है। ऐसे ऐसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिया हुआ है एंड दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू xz प्लेन। एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों को दिए हुए हैं। आपको बोलना है क्या कि नीचे वाला जो सरफेस है इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। ऑल ऑफ दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अपने को फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचिए जरा और बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? सर y डायरेक्शन में। बाकी लोगों का दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज z डायरेक्शन। बाकी लोगों का क्या लग रहा है आंसर? देखिए आपको बच्चों में एक पॉइंट सर लिखा है पॉजिटिव ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या फिर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। समझ में आएगा सबको? एवरीवन हां या ना? तो आज को क्या करना है बच्चों, आपको बोलना है कि बस पढ़ते रहना है घर पे। मैं असाइनमेंट भेजूंगा, असाइनमेंट करना चालू कर दीजिए। इस वीक में मुझे चैप्टर कैसे भी खत्म करना था, लेकिन अपने पास एक ही लेक्चर बचा है, तो एडिशनल लेक्चर मैं लगा दूंगा। एडिशनल लेक्चर के बारे में कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और कल के लेक्चर में हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल जो है ना पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिक से रिलेट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल दोनों एक साथ ही कंपेयर करके पढ़ाया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया तो मैग्नेटिक डाइपोल भी पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डाइपोल वाले क्वेश्चन में लोगों को डर लगता है, तो कल के लेक्चर में आपका डाइपोल मैं क्लियर कर दूंगा। सबको ज्वाइन करिएगा टाइम पे और मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं असाइनमेंट भेज देता हूँ इसका, और जो एक और किताब भेजा हूँ उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके बच्चों? ओके सर। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।